सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, आईटी वीपीएम के बारे में। और ये हमें पता है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है उसको डिराइव करता है सॉफ्टवेयर सेक्टर, उसको डिराइव करता है आईटी सेक्टर। ये जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, ये जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, इनके दम पे ग्रो करता है हमारा सर्विस सेक्टर। और इंडिया ग्लोबल हब है आईटी सर्विसेज का। इनफैक्ट हमारी कंट्री में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस दिख रही होगी इस आईटी सेक्टर की। सॉफ्टवेयर सर्विसेज के दम पे, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के दम पे ग्रो करता है हमारा सर्विस सेक्टर। और ये जो आईटी वीपीएम है, इसके अंदर 4 सब सेक्टर्स हैं। कौन कौन से 4 सब सेक्टर्स हैं? सबसे पहला है आईटी सर्विसेज, और आईटी सर्विसेज मेजर सब सेक्टर है। आईटी सर्विसेज लगभग 51% को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लगभग 21% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर तीसरा है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लगभग 20% को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और लास्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर लगभग 8% को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आईटी बीपीएम के अंदर 4 सब सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक है आईटी सर्विसेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीसरा है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और चौथा है हार्डवेयर। अच्छा, ये जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, इस आईटी इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग $254 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। और ये जो रेवेन्यू जनरेट किया, इसमें ग्रोथ देखने को मिली 3.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब कॉन्स्टेंटली हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। बात अगर की जाए सिर्फ टेक एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो हमारे जो टेक एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग रहे $200 बिलियन के, और यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिली 3.3% की। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी एक्सपेंड हुई, और डोमेस्टिक मार्केट एक्सपेंड हुई बाय 5.9%। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा जो आईटी सेक्टर है उसने फाइनेंशियल ईयर 24 में पिछले साल के मुकाबले न्यू 60,000 एम्प्लॉयज़ को ऐड किया। और आईटी सेक्टर के अंदर जो टोटल वर्कफोर्स है वो कितनी हो गई? 5.43 मिलियन। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस आईटी सेक्टर का। अच्छा, ये जो डेटा हमने यूज़ किया है, ये डेटा हमने बुक वाला यूज़ नहीं किया है, ये डेटा हमने यूज़ किया है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा हमने यूज़ किया है। ये जो डेटा है इसको बेसिक तौर पे याद रखो। बाकी आईटी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको ऑलरेडी समझ में आती है। अच्छा, आईटी वीपीएम अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सरकार ने इस सेक्टर को पुश करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? एक तो अदर सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया है। अदर सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेशंस, ओएसपी रेगुलेशंस को रिलैक्स किया गया है। क्या कहा गया है? एक तो इसके अंदर ओएसपी को, अदर सर्विस प्रोवाइडर को क्लियरली डिफाइन किया गया है, और बोला गया है कि ये जो नए गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ उन एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल हैं जो कि अपने कस्टमर्स को वॉइस बेस्ड बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। क्या बोला गया है कि ये जो नए गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ उन एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल हैं जो कि अपने कस्टमर्स को कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और नए गाइडलाइंस में क्या लिखा गया है कि जितने भी ओएसपी सेंटर्स हैं, पहले इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ता था। ये जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है इसको रिमूव कर दिया गया है। दूसरा, ये जितने भी ओएसपी सेंटर्स हैं इनको पहले बैंक गारंटी भी देनी होती थी। ये जो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। पहले डोमेस्टिक ओएसपीज और इंटरनेशनल ओएसपीज के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन था, ये जो डिस्टिंक्शन है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि जो एजेंट्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा ओएसपीज के लिए अब इंटर कनेक्टिविटी को भी अलाउ कर दिया गया है। पहले इंटर कनेक्टिविटी अलाउड नहीं थी, अब इंटर कनेक्टिविटी को भी अलाउ कर दिया गया है। और ये जो ओएसपीज हैं ये आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शेयर कर सकती हैं, उसकी भी परमिशन दे दी गई है। देखो बहुत सिंपल, एक तो ओएसपी रेगुलेशंस जो हैं उनको रिलैक्स किया गया, और ये जो ओएसपी रेगुलेशंस हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, एक स्कीम लाई गई, इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम। इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम कब लाई गई? 2014 में लाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर आई। एम क्या था? बीपीओ और आईटी ऑपरेशंस को इंसेंटिवाइज करना,
इनको ग्रो करवाना, इनको पुश करना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम की नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। 2015 में ये जो स्कीम है इसको नॉर्थ ईस्ट बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत एक्सटेंड कर दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखो ये स्कीम बहुत पुरानी है, 2014 की है, तो इसको बेसिक तौर पे याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। और अब तक जितना भी हमने पढ़ा है आज वो सब बेसिक तौर पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ने की घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा फिर इसके बाद बात आती है ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है? जब कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल इंटरनेट के ऊपर जाके, ऑनलाइन जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता या बेचता है तो उसको बुलाया जाता है ई कॉमर्स। क्या बुलाया जाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है ये आज की डेट में हमें दिखती है। ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है इसके कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे एक B2B मॉडल होता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो भी खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, कोई बिजनेस वाला ही बेच रहा है और कोई बिजनेस वाला ही खरीद रहा है, तो B2B मॉडल। दूसरा होता है B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, कंज्यूमर मॉडल, कि कोई बिजनेस वाला है जो कि बेच रहा है और कंज्यूमर उसको खरीद रहा है। तीसरा होता है C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। बेसिकली दोनों ही साइड कंज्यूमर बैठे हुए हैं। जैसे फेसबुक का मार्केट प्लेस है, अब वहाँ पे कोई बिजनेस वाला नहीं है, दोनों ही कंज्यूमर हैं और दोनों ही कंज्यूमर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तीसरा है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। चौथा है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। फिर है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। और फिर लास्ट है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। ये सारे मॉडल्स हैं बेस्ड ऑन कि कौन प्रोडक्ट को खरीद रहा है और कौन प्रोडक्ट को बेच रहा है। अच्छा इन जनरल अगर देखें तो दो टाइप के मॉडल होते हैं। कौन से दो टाइप के मॉडल होते हैं? एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नाम से क्लियर है, कोई ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है जो कि इन्वेंट्री को स्टोर करके रखता है, और जब कोई कस्टमर उस मार्केट प्लेस पे जाके ऑर्डर करता है तो इस इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट को निकाला जाता है और बेचा जाता है डायरेक्टली टू द कस्टमर। बेसिकली इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में जो ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है वो इन्वेंट्री को, वो माल को स्टोर करके रखता है। और दूसरा है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में बड़ा सिंपल, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होता है वो कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स आते हैं, खुद को रजिस्टर करते हैं, और पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं और सामान को खरीदते हैं। बेसिकली ये जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इनको मल्टीपल सेलर से कनेक्ट करने का काम करता है ये मार्केट प्लेस मॉडल। यहाँ पे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है उसकी अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन इज़ अ मार्केट प्लेस मॉडल। और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की अगर बात करें तो अली बाबा का नाम आपने सुना होगा। अली बाबा जो है वो सर्टेन सेंस में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल भी है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में जो ई कॉमर्स होता है, जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होता है, वो इन्वेंट्री को स्टोर करके रखता है और जब कोई ऑर्डर आता है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करता है कस्टमर को। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होता है वो कोई इन्वेंट्री स्टोर करके नहीं रखता है, वो प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है और जो सेलर्स होते हैं उनको कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा ये जो हमारा ई कॉमर्स सेक्टर है इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? 100% FDI को अलाउ किया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन B2B ट्रांजेक्शंस एंड इन मार्केट प्लेस मॉडल। B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस में और मार्केट प्लेस मॉडल में 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। बट हाँ ध्यान रखना
इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई अलाउड नहीं है, ये सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन्स और मार्केट प्लेस मॉडल में अलाउ की गई है 100% एफडीआई। दूसरा 100% एफडीआई अलाउड है अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स बाय फूड रिटेल कंपनीज। ऐसी फूड रिटेल कंपनीज जिनका प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है या प्रोड्यूस होता है, ऐसी फूड रिटेल कंपनीज के ट्रांजेक्शन्स में 100% एफडीआई अलाउड है, लेकिन ये अलाउड है अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो बेसिक तौर पे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि B2B ट्रांजेक्शन्स और मार्केट प्लेस मॉडल में 100% एफडीआई अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट। अच्छा, ई कॉमर्स को पुश करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। एक तो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी। ये जो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी है, इसको सरकार तैयार कर रही है। इसका पहला ड्राफ्ट रिलीज किया गया था 2019 में और अभी इस पर काम चल रहा है। तो सरकार नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को तैयार कर रही है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स ऑफ 2020 लाए गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स ऑफ 2020, और इनको नोटिफाई किया गया है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। और ये जो रूल्स हैं, इनमें बताया गया है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इनमें बताया गया है कि ई कॉमर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन किया गया है इन रूल्स में। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट आई, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ऑन कॉमर्स, और ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स थी, इसको चेयर किया, इसको हेड किया वीवी रेड्डी ने। किसने किया? वीवी रेड्डी ने। और ये जो कमेटी है, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट का नाम था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। कब सबमिट की गई? 2022 में सबमिट की गई। हालांकि किताब में इस रिपोर्ट की डिटेल्स दे रखी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने स्किप कर दिया है। आप चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। फिर जैम है, GM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लॉन्च किया गया, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं। तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो भी सेलर रजिस्टर्ड होगा, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स सामान को खरीदेंगे। तो ये भी अच्छा काम है, अच्छा स्टेप है। फिर इसके बाद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको DPIIT ने स्टैब्लिश किया, जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। और ये ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल है फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया। ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये जो ई कॉमर्स है, इसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये अलग से एक टॉपिक है समझने के लिए कि ये कैसे फंक्शन करता है, लेकिन हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। हमें तो बेसिक तौर पे याद रखना है कि ई कॉमर्स को पुश करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी को तैयार किया जा रहा है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स लाए गए 2020 में। तीसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी ऑन कॉमर्स, जिसको चेयर कर रहे थे वीवी रेड्डी, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2022 में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को स्टैब्लिश किया गया 2016 में, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को भी स्टैब्लिश किया गया, DPIIT ने स्टैब्लिश किया, जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। फिर इसके बाद बात आती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये जो मॉडल है, इसके अंदर जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, वो बहुत सारे एप्लीकेशंस को, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को एक जगह पर प्रोवाइड करता है, और जो यूज़र होता है वो इस एक प्लेटफॉर्म पर जाके इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो एक जगह पर प्रोवाइड किए जाते हैं इन दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी बुलाया जाता है। ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज जो भी एप्लीकेशंस, जो भी सॉफ्टवेयर्स इस जगह पे अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़र विदाउट इंस्टॉलिंग यूज़ कर सकता है। यूज़र को उन सॉफ्टवेयर्स को, उन एप्लीकेशंस को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से यूज़ कर सकता है। इसलिए इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी बुलाया जाता है। ये जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये जितना भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको एक जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इनको एक जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और तीसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
अगर कोई नया एप्लीकेशन बना रहा है और उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए एक जगह पे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का इकोसिस्टम है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। देखो, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस आपको दिखाई देती है। अगर आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो तो आपको पता है कि ई कॉमर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल तौर पे याद रखना। एक तो ये जो 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल, इसको दिमाग में रख लेना। दूसरा ये याद रख लेना कि B2B ट्रांजेक्शन्स में और मार्केट प्लेस मॉडल में 100% FDI को अलाउ किया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट। बाकी अगर इनिशिएटिव्स में 2-3 चीज़ें याद रह जाएं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में। और कम्युनिकेशन सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। देखो, हमारी कंट्री की अगर बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क किसके पास में है? इंडिया के पास में है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। हमारे यहाँ पे 1.18 बिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं और ओवरऑल जो टेली डेंसिटी हमारी कंट्री में वो कितनी है? 84% है। मोर देन 1.18 बिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं हमारी कंट्री में। इनफैक्ट इंडिया ने सबसे फास्टेस्ट 5G का रोल आउट किया है और ये हमारा अचीवमेंट है। अभी रिसेंटली इंडिया डिड द फास्टेस्ट 5G रोल आउट ग्लोबली। ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसके चैलेंजेस क्या हैं? एक तो जब 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया गया तो खूब सारा कर्जा लिया गया, तो ये जो सेक्टर है इसके ऊपर हाई डेट है। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट वाले इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तीसरा, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अभी भी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। और चौथा, अर्बन और रूरल डिवाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज है। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे टेली डेंसिटी बहुत कम है। तो ये जो अर्बन और रूरल डिवाइड है इसको भी हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है। ये जो चैलेंजेस हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना। ये जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है इसके अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया गया, गति शक्ति संचार पोर्टल। गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने। किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने। किस लिए लॉन्च किया? फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स। राइट ऑफ वे अप्रूवल्स के लिए लॉन्च किया गया गति शक्ति संचार पोर्टल को। और राइट ऑफ वे क्या होता है? अ लीगल राइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड परमिशंस टू टेली सर्विस प्रोवाइडर्स। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस और परमिशंस के लिए जो लीगल राइट है उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। बेसिकली अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन देनी है, सबमिट करनी है, तो उसको ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। और ये जो राइट ऑफ वे अप्रूवल है इसको सेंट्रलाइज करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया गति शक्ति संचार पोर्टल को। किस डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। देखो, ये भी जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, मैं साफ साफ ही बोल देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें से सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा लोड मत ले लेना कि यार इतना सारा डेटा है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये इतनी सारी पोर्टल्स स्कीम बता दी हैं, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दो याद रखनी है, कहीं आंसर में काम आ जाए तो यूज़ कर लेना है, अदरवाइज बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना है। और फिर लास्ट है रियल एस्टेट सेक्टर। ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये हमारी जीडीपी में लगभग 7.3% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है हमारी कंट्री का, ये सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस जनरेटर है आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस जनरेटर है। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 7.3% का। और एग्रीकल्चर के बाद इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस जनरेटर। ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें एक एक्ट लाया गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। कौन सा एक्ट है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। ये जो एक्ट है, इस एक्ट में बात की गई कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करेगी रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करना, उनके डेटाबेस को मेंटेन करना, और ये जो डेटा है इसको अपने वेबसाइट पर पब्लिश करना। दूसरा, जितने भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं और जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल हाउसिंग के डेवलपमेंट को एंश्योर करना। चौथा, अगर सरकार को एडवाइस की ज़रूरत पड़े
इस रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, तो सरकार को एडवाइस देना। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट, रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने का काम भी किसका है? इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने का काम किसका है? इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट दी गई। ये बोला गया कि अगर कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें प्लॉट साइज जो है वो कम से कम 500 स्क्वायर मीटर है या 8 अपार्टमेंट्स हैं उसमें, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना ही करवाना पड़ेगा। लाइबिलिटी डाली गई कि डेवलपर की लाइबिलिटी है अगले 5 साल तक अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो उस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को रिपेयर करवाने का काम किसका है? डेवलपर का है। जैसे आज आपने कोई अपार्टमेंट खरीदा, अगले 5 साल तक अगर उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो उसको रिपेयर करवाने की लाइबिलिटी किसकी है? डेवलपर की है, इस एक्ट में बोला गया। और अगर कोई भी इन रूल्स को नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब किया गया। 3 साल तक की जेल हो सकती है डेवलपर के लिए और 1 साल तक की जेल हो सकती है किसी भी एजेंट या बायर के लिए अगर उन्होंने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया है तो। देखो, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि उन्हें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ये डेटा को मेंटेन करेगी रिगार्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर। ये देखेगी कि जो प्रमोटर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये इंश्योर करेगी सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। इसका काम है रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करना। फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इंश्योर किया जाएगा। अगर कोई भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे प्लॉट का साइज मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर है और या फिर 8 अपार्टमेंट्स हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा। लाइबिलिटी डाली गई कि अगर 5 साल तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा तो उसको रिपेयर करवाने की लाइबिलिटी किसके ऊपर है? डेवलपर के ऊपर है। और अगर डेवलपर वायलेशन करेगा तो 3 साल की जेल है। अगर एजेंट या फिर बायर कोई भी वायलेशन करेगा तो 1 साल तक की जेल है। फिर एक है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है इसको कब सेटअप किया गया? 1998 में। और ये ऑटोनोमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। किसके अंडर फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर फंक्शन करती है। और इसको लाया गया था ये जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट के सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए और रियल एस्टेट बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को प्रमोट करने के लिए लाया गया था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को। फिर एक सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये बेसिकली देखता है कि इंडिया के सर्विस सेक्टर में क्या चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कमियां हैं, क्या बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट एग्रीगेटर की भी बात की गई है किताब में। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। इसके बारे में प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको याद है तो। अच्छा, बहुत सिंपल, मैंने भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है इस वाले सेशन में, बार बार चीज़ों को रिवाइज नहीं करवाया है बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट सेशन है नहीं। बस हाँ, बेसिक तौर पे आपको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक तौर पे चीज़ों को याद रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।